ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। तथ्यों और सामान्य ज्ञान के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होता क्या है ना, जानकारी अक्सर हमारे चारों ओर यूं ही बिखरी पड़ी होती है, लेकिन जब हम उसी बिखरी हुई जानकारी को एक सही ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में पिरो देते हैं, तो उसे समझना और याद रखना सच में बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। 100 से ज्यादा अलग अलग और बिल्कुल रैंडम तथ्यों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? इसीलिए इस एक्सप्लेनर में हमने इन सब को 4 बहुत ही लॉजिकल और आसानी से याद रहने वाले हिस्सों में बांट दिया है। विज्ञान और प्रकृति, भूगोल और स्मारक, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास और भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। तो इन 4 विषयों के जरिए आज का ये शानदार सफर तय किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। हमारी ये भौतिक और जैविक दुनिया सच में रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति और विज्ञान के इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य देखेंगे जो सामान्य जीव विज्ञान को भी बेहद रोचक बना देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल। सोचिए, वो कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर यानी बैकवर्ड्स भी उड़ सकता है? इसका जवाब सोचने के लिए बस एक पल का समय लेते हैं। और इसका सही जवाब है हमिंग बर्ड। बिल्कुल, ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। अब जीव विज्ञान की इसी अद्भुत दुनिया से जुड़ा एक और हैरान करने वाला बोनस फैक्ट भी जान लेते हैं। क्या कभी टिटोनी पक्षी के बारे में सुना है? ये पक्षी इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि केवल छूने भर से ही इसकी मौत हो सकती है ना कमाल की बात? अब ये जो आंकड़ा है, ये सचमुच हैरान करने वाला है। मानव मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग का लगभग 70% हिस्सा केवल पानी से बना होता है, और इसका सीधा कनेक्शन मनुष्य की नींद और शारीरिक जरूरत से है। जरा सोचिए, एक स्वस्थ इंसान बिना सोए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। पानी और नींद, ये दोनों ही हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। जीव विज्ञान की ये कमाल की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और फैक्ट्स फटाफट देखते हैं। चिंपैंजी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। वहीं चीता, वो रात के घने अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकता है। अगर मोर की बात करें तो उसका जीवन काल करीब 20 साल तक का होता है। और किंग कोबरा, वो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी प्रकृति विविधताओं से कितनी भरी हुई है। जीव विज्ञान की इस रोमांचक दुनिया से अब सीधे भौतिक दुनिया यानी भूगोल और ऐतिहासिक स्मारकों की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन हमें उन महत्वपूर्ण जगहों और संरचनाओं को आसानी से नेविगेट करने में मदद करेगा जो दुनिया भर में और खास तौर पर भारत में मौजूद हैं। यहाँ एक और दिलचस्प चुनौती है, भारत की सबसे विशाल संरचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये इतनी ऊंची है कि इसे बहुत दूर से ही देखा जा सकता है। लेकिन वो दूरी आखिर है कितने किलोमीटर की, कोई अंदाजा? वो दूरी है पूरे 12 किलोमीटर। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 12 किलोमीटर दूर से भी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। वहीं अगर पूरे भारत के ओवरऑल ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, और इसकी विशाल तटरेखा यानी कोस्टलाइन की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। अब इतनी सारी जानकारी को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उसे इस तरह के एक मैट्रिक्स या टेबल में रखना। देखिए, ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विशाल गोबी रेगिस्तान चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो है। इस तरह से जगहों को उनके लैंडमार्क्स के साथ जोड़कर देखना चीजें कितनी आसान कर देता है। इन दो चरम सीमाओं यानी एक्सट्रीम्स के बीच का अंतर देखना बहुत ही मजेदार है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो वो बुर्ज खलीफा है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर भारत के सबसे पुराने स्थल की बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये कंट्रास्ट याद रखने के लिए एक बेहतरीन मेंटल हुक का काम करता है। भूगोल के इस हिस्से को समेटने के लिए चलिए इन प्रमुख जल स्रोतों और भौगोलिक स्थानों को एक साथ देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
वहीं असम का डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगर नदियों और झीलों की बात करें तो काली नदी उत्तराखंड से निकलती है और बेहद प्रसिद्ध पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद अहम और गंभीर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये सेक्शन सिर्फ कुछ बिखरी हुई तारीखों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह आज़ादी के लिए हुए एक अत्यंत तीव्र और लंबे संघर्ष की पूरी कहानी है। जैसा कि हमने कहा, इतिहास महज तारीखें नहीं, एक निरंतर चलने वाली कहानी है। 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1919 के उस बेहद दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, 1930 में दांडी का ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह और अंततः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद। ये क्रोनोलॉजी साफ दिखाती है कि कैसे ये संघर्ष लगातार तेज होता चला गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि आज़ादी के प्रति असीम समर्पण की एक धधकती हुई भावना थी। ये अमर विचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है ब्रिटिश शासन का ये लंबा कालखंड। 1765 की इलाहाबाद संधि से लेकर 1809 की अमृतसर संधि और फिर 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सदियों तक संधियों और कूटनीति के माध्यम से सत्ता का पूरा स्वरूप बदलता रहा। स्वतंत्रता के उस लंबे और कठिन संघर्ष के बाद देश को सही ढंग से चलाने के लिए नए ढांचे और नियम कानून बनाए गए। अपने इस आखिरी सेक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे उन ऐतिहासिक घटनाओं ने हमारे आज के आधुनिक नागरिक और आर्थिक ढांचे को जन्म दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय गणराज्य का निर्माण एक अभूतपूर्व गति से हुआ। 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किए गए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। फिर 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1951 में ही पहला संविधान संशोधन भी हो गया और 1959 तक 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 1976 में संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों ने इस पूरे विकास को और भी ज्यादा मजबूती दी। भारतीय लोकतंत्र के इस ढांचे में 6 संख्या का एक बहुत ही खास महत्व है। वो कैसे? क्योंकि संविधान के तहत नागरिकों को ठीक 6 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। ये सब मिलकर एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की नींव को दर्शाते हैं। अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो हाल के वर्षों में कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। क्या कोई गेस कर सकता है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसी ये बड़ी आर्थिक घटनाएं आखिर किन वर्षों में घटित हुई थीं? ये दोनों ही बेहद बड़े और प्रभावशाली फैसले लगातार वर्षों में लिए गए थे। नोटबंदी की घोषणा वर्ष 2016 में हुई थी और ठीक उसके अगले साल यानी 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी के संदर्भ में एक और विशेष बात यह है कि वैश्विक स्तर पर इसे सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और भारत के भीतर सबसे पहले असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है और कैसे आगे बढ़ता है। एक राष्ट्र के रूप में ये विकास की एक अद्भुत यात्रा रही है। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। नागरिक अधिकारों को सशक्त करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट लागू हुआ। फिर आधुनिक तकनीक की तरफ कदम बढ़ाते हुए 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई और अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया।
तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जीव विज्ञान की गहराइयों से लेकर भूगोल के स्मारकों तक और इतिहास की उन कठिन लड़ाइयों से लेकर हमारी आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था तक, इन सभी अलग-अलग मील के पत्थरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट अकेला नहीं होता। हर जानकारी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा होती है। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, हर तथ्य के पीछे छिपे उस जुड़ाव को खोजना ही असली सीख है।